हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला कि मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तो लो मैं आ गया। तो आज मैं डिस्कस करूंगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि मैंने चैप्टर 2 से। तो आज मैं कुछ टॉप 10 एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात जरूर करने आएंगे। वो एज एमसीक्यू मिले आपसे, एज अ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मिले, वन वर्ड के आंसर के रूप में मिले। आप लोग थ्रू द पॉइंट बने रहिए। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के कुछ एमसीक्यूज। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम ड्यूरिंग टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन के दौरान, अनुमापन के दौरान अम्लीय या क्षार माध्यम में अपना रंग बदलने वाले रसायन को क्या कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गया हिंदी में। कुछ बच्चों को हिंदी इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने हिंदी में भी यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा है। अगर कुछ गलतियां होंगी तो आप लोग थोड़ा सा सब देख लीजिएगा अपने हिसाब से हिंदी में। अ केमिकल, ऐसा कौन सा केमिकल है जो कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एसिडिक और बेसिक मीडियम में। हम जब टाइट्रेशन करते हैं, चाहे वो हमारा एनालाइट अगर हमारा एसिडिक है या बेसिक है, उस पर डिपेंड करेगा हम क्या चीजें ऐसी मिलाएंगे कि वो अपना कलर चेंज करेगा। चलिए समझते हैं इस डायग्राम के रूप से। अब यहाँ पे देखिए, जो अगर आपने टाइट्रेशन कभी परफॉर्म किया है या नहीं किया है, चलो ठीक है, ये क्या है, ये है ब्यूरेट। ठीक है, तो इसको हम ब्यूरेट बोलते हैं। ओके, ब्यूरेट में हमारा क्या रहता है, टाइट्रेंट। ये ध्यान रखिएगा, टाइट्रेंट हमारा हमेशा ब्यूरेट में रहता है। मान लीजिए नीचे एसिड है, ठीक है, नीचे एसिड है तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर बेस रहेगा, वाइस वर्सा। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे एसिड है तो नीचे क्या रहेगा, बेस रहेगा। ठीक, यहाँ तक समझ है। अब चलिए नीचे मान लेते हैं हमारे पास एसिड है, ठीक है, यहाँ पे इसने भी एसिड ही लिया है, ऊपर क्या हो जाएगा, बेस रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बेस को हम एसिड में मिला रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। टाइट्रेशन क्या करता है, हम एसिड और बेस को घुला मतलब एक दूसरे में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। कब तक मिक्स करते हैं, जब तक उसका कलर, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ पे शो हो रहा है, वैसे ग्रीन कलर होता नहीं, मैं एग्जांपल बताया गया, ग्रीन कलर जैसे हो रहा है ना, जैसे ही भरता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 ml एसिड पहले से थी, अब लगभग 8 ml इसमें डाल दिया हमने बेस, तो ये हल्का सा कलर चेंज किया। ठीक है, अब वो चेंज किया कलर, तो हम क्या डाल के वो देखे कि कलर चेंज हुआ है, तो वो जो केमिकल हम डालते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर ही हमें बताता है कि हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट, इंडिकेटर ही एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन कराता है। तो 2-3 क्वेश्चन यहां बन गए। इंडिकेटर वही है जो चेंज करता है कलर को, एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और भी एक आध क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि अगर बेस टाइट्रेंट है तो एनालाइट क्या होगा, एसिड। अगर एसिड है टाइट्रेंट तो एनालाइट क्या होगा, बेस। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन यहाँ पे आप होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके भी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग को क्लियर होगा। तो इसका राइट आंसर है इंडिकेटर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टाइट्रेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो टाइट्रेशन में बेसिकली हम करते क्या है, सब क्या करते हैं, मात्रा ही तो चेक करते हैं। ठीक है, तो मात्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वालिटी, ना 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 ना, क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में हम क्या देखते हैं, कितना अमाउंट, मैं एग्जांपल एक चल रहा हूं, कितना अमाउंट एसिड, एसिड जो नीचे पड़ा उसमें कितना अमाउंट बेस पड़ा हुआ है, कितना अमाउंट डाले हम, तो अमाउंट चेक करता है बेसिकली टाइट्रेशन। तो मात्रा, अमाउंट, क्वांटिटेटिव सब एक ही चीज होती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आई होप क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से, इन द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ध्यान से देखिएगा, यहां बच्चे गलती करते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, हमारे पास एक एसिड है जो कि वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो एसिड अगर वीक है तो यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम भी डाला हूं, आप यहां से समझ सकते हो। अगर वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में, तो इंडिकेटर कौन सा यूज होता है, यहाँ देखिए लिखा है ये फिनोफ्थलीन। इसका राइट आंसर होगा फिनोफ्थलीन। लेकिन अब यहीं पे एक चेंज आता है, जैसे कि बस यहीं उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है
और क्या हो जाता है वीक बेस, उसमें क्या यूज होता है वो मैं अगली स्लाइड में बता रहा हूं। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का याद रखिएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फिनोल्फ्थलीन इज द राइट आंसर। चलिए, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अब स्ट्रॉन्ग एसिड अब वो बदल गया, जैसे वीक एसिड था यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक बेस में जो भी इंडिकेटर यूज होता है उसका नाम हम बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो ये नाम याद रखिएगा, यही दो क्वेश्चन आपको पेपर में कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो बस हल्का सा चेंज है, वहां वीक एसिड यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड, वहां स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे वीक एसिड, तो हल्का सा आपको ध्यान रखना है। बाकी 2 नंबर 1 नंबर का जितना भी आएगा आप कर ले जाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, इस पे एक न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी बनाना होता है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। न्यूट्रलाइजेशन कर्व आप बना देते हो लॉन्ग आंसर में तो आपके नंबर्स अच्छे बनेंगे। अब क्वेश्चन 5 में अगर हम आए तो अमंग द फॉलोइंग विच सॉल्वेंट इज यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, इनमें से कौन सा सॉल्वेंट होता है जो कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सॉल्वेंट्स हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल डाली है, ये सारे सॉल्वेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से आप सर्च कर सकते हो, क्या ऑप्शंस में कुछ मिल रहा है। अल्कोहल, अल्कोहल को लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑल, है ना, अगर कहीं OH है लास्ट में ऑल लगाते हैं ना। चलिए देखते हैं नीचे से, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल अल्कोहल नहीं है। इथेनॉल, इथेनॉल इज द अल्कोहल, तो चलो एक तो मिला हमें। दूसरा DMF, DMF का फुल फॉर्म डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है DMF का फुल फॉर्म, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, DMF का फुल फॉर्म बताइए। एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल द फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर इज द D1। ओके, तो यहाँ से कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के आप नाम याद रख लीजिएगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि नेम सम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप एक दो नाम यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म बहुत आसान है, साथ में क्लोरोबेंजीन, साइक्लोहेक्सिन, डाइऑक्सेन, जो भी आप लोग को इजी पड़े, काफी मैंने यहाँ पे डाले हैं सॉल्वेंट्स में, जो भी 2-3 नाम आप दिमाग में रखिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा इंडिकेटर मोर मेथड, मोर मेथड में जैसे कि 3 मेथड थे ना, वो मोर मेथड, वुलहार्ड मेथड, याद होगा आप लोग को। तो इन सब मेथड्स में, अब यहाँ तो मोर मेथड का है, तो मोर मेथड में कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, एज अ कौन सा केमिकल आपका मोर मेथड में इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। फ्लोरोसिन बिल्कुल नहीं, आयरन नहीं, आयरन का Fe3+ बिल्कुल नहीं, ईओसिन भी नहीं, तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम क्रोमेट इज दैट इंडिकेटर यूज्ड इन मोर मेथड। ठीक है, मोर मेथड में जो इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, चलिए कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आर यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन अगर आप देखो तो वहां पे एक क्या होता है, एक बीच में ऐसे ऐसे कुछ बॉन्ड्स बने रहते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम होता है, साथ में कुछ एडिशन सब्स्टिट्यूएंट लगे रहते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में मेटल आयंस को डिटेक्ट किया जाता है, मेटल के जितने भी आयंस होते हैं ना उनको सेपरेट आउट किया जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के दौरान। ठीक है, लास्ट में जो रिजल्ट बनता है आपका उसमें मेटल आयन को स्क्रैप आउट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नॉन मेटल आयन बिल्कुल नहीं, बेसिक ड्रग बिल्कुल नहीं, नॉन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटल आयंस इज द यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में मेटल्स आयन का ही डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है, दिमाग में बिठा लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। घबराना बिल्कुल नहीं है, लंबा क्वेश्चन आए, बहुत आसान होता है लंबा क्वेश्चन। अब एक बार पढ़िए बस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यूजेस टेम्परेचर, यही आपका आंसर खत्म, टेम्परेचर। अब हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेविमेट्रिक विश्लेषण किसी सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने के लिए फंक्शन के रूप में तापमान का उपयोग करता है। तापमान कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इलेक्ट्रोड से बिल्कुल नहीं, वोलेटाइल लिक्विड से नहीं, प्रेसिपिटेशन से नहीं, थर्मो, गर्मी, ये देखो तापमान तो गर्मी से ही बढ़ती है, तो थर्मोग्रेविमेट्री इज दैट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यूजेस टेम्परेचर एज अ फंक्शन टू मेजर अ मटेरियल्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर थर्मोग्रेविमेट्री होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बेसिक है, इसमें डिटेल में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि भाई आप जो भी एसिड बेस थ्योरीज पढ़े हो अभी तक
उसको डिटेल में बताओ। तो यही 3 थ्योरीज हैं, आर्हेनियस की थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी, लेविस की थ्योरी। ये टेबल मैं आसान भाषा में समझाने के लिए लगाया हूँ। तो आर्हेनियस थ्योरी क्या बताती है, ऐसे एसिड जो कि हाइड्रोजन दे उन्हें एसिड बोलते हैं। बेसिस जो कि हाइड्रोक्सिल मतलब OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप दें तो उन्हें बोलते हैं बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या बोलता है, एसिड होता है जो प्रोटॉन डोनर को एसिड बोलता है। बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन के एक्सेप्टर्स को, ठीक है। अब लेविस क्या बोलता है, एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें और बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। तो अगर क्वेश्चन में आए कौन सी थ्योरी बताती है जो कि एसिड बेस बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे कौन सा है, लेविस भैया है। तो आर्हेनियस तो बिल्कुल ना, ब्रॉन्स्टेड तो बिल्कुल ना, लेविस एसिड बेस थ्योरी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा प्रोटॉन के बेसिस पे कौन सी थ्योरी है, तो उसका राइट आंसर होगा ब्रॉन्स्टेड। कौन सा आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, H+ और OH- के बेसिस पे कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्हेनियस। तो आई होप मैंने एक ही MCQ में कई टाइप के क्वेश्चंस बता दिए आपको, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। नेम द 3 metals that are used in analysis through complexometry titration। अगर आप complexometry titration पढ़े हो ध्यान से तो बिल्कुल लास्ट में वहां पे आपको डीमास्किंग मास्किंग एजेंट्स के आसपास कहीं मिलेगा कि ये 3 मेटल्स जो होते हैं वो यही 3 मेटल्स, यही 3 क्या होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री में, क्या होता है, मेटल आयन डिटर्मिनेशन, ये होता है, ये तो पता है सबको, मेटल आयन डिटर्मिनेशन होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, मैंने पहले बताया पिछले। तो इनमें से कौन सा 3 मेटल होता है जो कि यूज्ड इन एनालिसिस थ्रू कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। तो CuCsAu बिल्कुल नहीं, CuCdHg नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। तो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉपर, कैडमियम, कैल्शियम इज द 3 metals that are used in the analysis through complexometric titration। तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ टॉप 10। आप रिवाइज करिए, जितना ज्यादा जितना बताया हूँ इसी में से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपको तैयारी में दिक्कत हो रही है, कहीं परेशानी है कि यार लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप प्लीज उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए। उदित फार्मेसी ऐप का अपना एक खुद का एप्लीकेशन है, वहां पे कोर्सेस अवेलेबल है, बहुत ही जेन्युइन प्राइस कॉस्ट है। देखिए रिस्क मत लीजिए क्योंकि 1 साल खराब हो जाएगा आपका अगर आप फेल हो गए। तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए, वहां क्या क्या आपको मिलेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो वहां आपको मिलेगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर, साथ में डी फार्मा सेकेंड ईयर। अभी तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बेसिस पर रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, फिर आपको ई बुक्स नोट मिलेंगे। लाइव क्लासेस बेसिकली डेली नहीं चलती, आपके एग्जाम जब पास आते हैं तो लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं, या आपको डाउट्स ज़्यादा होते हैं, काफ़ी बच्चों के एग्जाम्स अलग अलग स्टेट्स के होते हैं तो वहाँ पे लाइव क्लासेस चलती हैं। चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेज मिलेंगी आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट वहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं, लाइव चैट्स, आप लाइव बोल सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू द इंस्टाग्राम चैनल्स। बाइलिंगुअल, आपको हिंदी समझ में आए इंग्लिश समझ में आए तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हो। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट की आप टेंशन छोड़ दीजिए, आपको हम बताएंगे क्या कैसे करना है। आपको जितना आसान भाषा में हो सकता है उतने आसान भाषा में हम सिखाने वाले हैं। आप एक बार उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट जरूर करके देखिए, एक्सपीरियंस करके देखिए। एज अ जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 1499। उसी तरीके से सेकंड ईयर के भी यही सब कोर्सेज, यही सब अवेलेबिलिटीज है, इसके भी प्राइस कॉस्ट 1499। अगर आपको देख के पढ़ने में दिक्कत है या लाइव इंटरनेट दिक्कत है तो हमारे पास स्टडी मटेरियल भी है, लेकिन स्टडी मटेरियल बस आपको पास करा सकता है, अच्छे मार्क्स आप लाइव क्लासेस से ही ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ लाइव क्लासेस होती हैं, वहाँ पे PDF नोट्स हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट के आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप परचेज भी कर सकते हो एज जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 999। एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोर्सेज प्राइसेस 499, MCQ सारे सब्जेक्ट का, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस, सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो अब आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट कैसे करोगे, तो 3 स्टेप की प्रोसेस है। स्टेप 1 में आप उदित फार्मेसी क्लासेस को सर्च करो अपने गूगल प्ले स्टोर में, उसको इंस्टॉल करो, अपने फोन नंबर से वेरीफाई करो, साथ में अपना नाम लिखो, अपना ईमेल आईडी लिखो, बस स्टार्ट हो जाओ। स्टोर सेक्शन में जाके अपने कोर्सेज को परचेज कर लो, जो भी आपको कोर्स चाहिए। इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 8 से 6 बजे के बीच में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। तब तक उदित फार्मेसी ऐप को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, बाय बाय।